SO3 को अपन सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करके H2SO7 इसीलिए बनाते हैं कि जब मैं इसका डाइल्यूशन करूंगा तो मैं अपने डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर सकता हूँ, यही फायदा है। और ये इसको अपन फिर क्या कह देते थे, ओलियम, याद करो, ओलियम अपन इस मिक्सचर को भी बोल सकते हैं। फिर इस पर क्वेश्चन 11th में क्वेश्चन बनता था वैसे ही कि 109% ओलियम है, तो बताइए उसमें SO3 की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ SO3 क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन अपन क्लास 11th में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वही याद, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 109% का क्या मतलब हुआ भाई, 100% से ज्यादा। तो वो अब इसी क्वेश्चन को देखो, वहाँ भी अपन ने किया था 11th में भी इस तरीके के क्वेश्चन, जेईई में क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि अपन जब वाटर मिला रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन ही रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड था SO3, फिर इस पर सल्फ्यूरिक एसिड बना H2SO2, वो 7 को डाइल्यूट किया सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया है। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि सपोज मेरे पास SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है और मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो इस वाटर को और इस SO3 को रिएक्ट करके फिर से H2SO4 बना दो, तो H2SO4 का अमाउंट यहाँ पे क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब 109% ओलियम है तो वो 109% एक्स्ट्रा जो आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर। तो आप ऐसे सपोज करिए कि अगर आपके पास 9 ग्राम वाटर है, 109 है तो एक्स्ट्रा 9 है, तो 9 ग्राम वाटर में कितना हो गया, हाफ मोल, और हाफ मोल वाटर हाफ मोल SO3 से ही कंबाइन करेगा, SO3 प्लस H2। तो SO3 के हाफ मोल मीन्स क्या हो गया, SO3 के हाफ मोल, SO3 के हाफ मोल मीन्स 40 ग्राम। इसका मतलब इस मिक्सचर में मेरे पास अगर ये 100 है तो 40 ये है, तो ये 40% हो गया, ये 60% हो गया। और SO3 और H2O तो फिर से क्या बन गया, H2SO4। तो अगर हाफ मोल SO3 है तो उससे हाफ मोल H2SO4 बनेगा, मतलब 49 ग्राम। तो अभी तुमने देखा था मिक्सचर में ये 40, ये 60 और नेक्स्ट 49 और बन गया, तो टोटल कितना हो गया, 109%। इस तरीके के क्वेश्चन वॉल्यूम पे बनते हैं। फिर मैक्सिमम कितनी परसेंटेज तक वॉल्यूम पे जा सकते हैं उसको आप क्वेश्चन लेके कर सकते हैं। ये 99.9% लेके एज्यूम कर लो कितने परसेंट तक जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं 11th में, फिजिकल में बनेंगे, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक तरीके से रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो अब ये अपने क्वेश्चन हो गए कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन से रिलेटेड। अच्छा, अब अगर तुम सोचो ये तो कांटेक्ट प्रोसेस हो गया जो ज्यादा पूछा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। अगर और कोई मेथड सोचो, याद करो, कुछ नाइट्रिक एसिड वाला याद आ रहा है, मैंने नाइट्रिक एसिड से भी सल्फ्यूरिक एसिड बनाना सिखाया था, जिसमें नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज किया था। तो वो भी मेथड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कि सपोज अगर मैं थर्ड मेथड कहूँ कि मैंने सल्फर ले लिया और उसको नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज कर दिया, याद करो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया था और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शन पढ़ाई थी कि वो सल्फर को एक एसिड तक ले जाएगा, कहाँ तक ले जाएगा, H2SO4 तक ले जाएगा, और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, NO2 में। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NO2, भाई वैसे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा SO3 तक और कुछ एक्वस मीडियम, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O लिख के बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन को। यहाँ पे अगर सिंपली मैं SO2 लिख देता, SO2 और नाइट्रिक एसिड, तब भी तुम यहाँ तक जा सकते थे H2SO4 प्लस NO2। तो नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शन भी यहाँ पे यूज कर जा सकते हो। कितने बढ़िया बढ़िया रिएक्शन वही रिपीटेडली आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बेटर पार्ट यही है कि जो एक चैप्टर में रिएक्शन पढ़ी है, you will find that reaction again in another chapter, again in another chapter, बार बार वही रिपीट होती है। तो देखने में लगता है that we have thousands of reactions, पर अगर कायदे से देखोगे तो कुछ एक रिएक्शंस मिलेंगी जो याद रखनी है, बाकी तो सब बार बार रिपीट होती है। एक प्रॉपर्टी अगर आप पकड़ लीजिए तो बार बार उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखो अपन ने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कर ली। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, एंड लिसन इट केयरफुली, क्योंकि ये पॉइंट जो अब डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बार बार डिफरेंट जगह पे यूज होगा। इनफैक्ट इट इज यूजफुल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो, इट इज यूजफुल इन इनऑर्गेनिक, यूजफुल इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो अपने आप में एक ही है पूरी। तो इस तरीके
अब सपोज मैं अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं बात करने जा रहा हूं, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं दैट इट इज विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड है ये। क्यों विस्कस लिक्विड है? तुम देख सकते हो H2SO4 का स्ट्रक्चर की बात अपन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, है ना। तो अब इसके मॉलिक्यूल्स में मैं एक तरीके से H बॉन्डिंग शो कर सकता हूं, एक बेटर H बॉन्डिंग इस तरीके से, तो थोड़ा सा विस्कस नेचर हो जाएगा। जितनी ज्यादा H बॉन्डिंग होती उतना ये नेचर इंक्रीज होता है, तो ये विस्कस है और इसी कारण से ये लेस वोलेटाइल होता है, जिसका यूज आगे चल के अपन क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना, लेस वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल नहीं है, लेस वोलेटाइल मतलब जल्दी इवेपोरेट नहीं हो। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ ही जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होता, काफी हाई होता है। वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट की अगर बात करें तो वो वैल्यू इजीली याद रख सकते हो कि अबाउट 10 डिग्री 10.5 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। 10.5 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके थोड़े से याद रखने वाले हैं। वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं, तो वाटर सॉल्युबल है, एसिड्स होते ही हैं जनरली वाटर सॉल्युबल। तो इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अपने आप रिलेट कर सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट जब कभी लैब में प्रैक्टिकल करने लगो तो ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट्स लैब में प्रैक्टिकल करते समय यहाँ पे धोखा खाते हैं। जब वाटर और एसिड को मिक्स करते हैं, so when you mix water and acid, so there is एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो अब वो बम्प भी कर सकता है। तो ध्यान रखना कैसे उसको ऐड करना है ना। आप क्या करते हैं, कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो एसिड ले लिया और ऊपर से वाटर ऐड करने लगे, तो इट बम्प्स और वो नुकसान कर सकता है आपको। तो अपने को याद रखना है, जैसे वाटर है ना, वाटर, तो वाटर पे एसिड मिलाना है, एसिड में वाटर नहीं मिलाना है। तो अगर तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड या किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर ऐड करना है, उसका डाइल्यूशन करना चाह रहे हो, तो आप क्या करें, पहले वाटर ले लें बीकर में, है ना, और वाटर हॉट ना हो, कोल्ड वाटर हो बेटर है, नॉर्मल वाटर हो, और उसमें धीरे धीरे साइड वाइज सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो। इस तरीके से ऐड किया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। और इस पॉइंट का यूज आगे चल के सॉल्यूशन चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। जनरली एसिड और वाटर के मिक्सचर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे जाके एजियोट्रॉप बना देते हैं। ऐसी बात मैंने नाइट्रिक एसिड पाते समय भी करी थी, वो वीडियो रिवाइज करके देख लेना। तो उसमें क्या बन जाता था कि वो कैसा बन जाएगा, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप मतलब एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बन जाएगा, दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा। तो फिर अब तुम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है, यहाँ पे नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो जब इसका वाटर के साथ जो मिक्सचर है, तो व्हेन इट इज अबाउट 98.3% H2SO4 और वाटर कितना बचेगा, अबाउट 1.7% वाटर, तो फिर यहाँ पे ये एजियोट्रॉप बना देगा, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों का एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन। फिर इसमें अभी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लोगे तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, वो सारे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। जनरली एसिड वाटर मिक्सचर जो बनेगा एजियोट्रॉप, तो वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ शो करता है। इसका डिस्कशन सॉल्यूशन चैप्टर में ही क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आईओसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। अब अगर मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो अब अपन उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड से भाई ध्यान रखना, लैब में कभी काम करना है, बी केयरफुल, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल खेलना नहीं है इससे जरा भी। और जेई में भी जब इस पर क्वेश्चन आए, देन अगेन बी केयरफुल, क्योंकि इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, नीट में बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं।
तो इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ध्यान रखिए इस पॉइंट को। अब मैं आगे आ गया हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज पे इसकी। अब एसिड है तो इसमें एक प्रॉपर्टी तो सबसे पहले मुझे कौन सी मिल जाएगी, एसिडिक। और कोई प्रॉपर्टी देखने को मिल सकती है, कौन सी, कुछ थोड़ा बहुत इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। और कौन सी प्रॉपर्टी मिल सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर। ये तीन मेन प्रॉपर्टी तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड के केस में याद रखनी है। इन तीनों प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। So now let's start with the acidic property. So you know that acidic property, एसिड है तो एसिड को अगर मैं डिसोसिएट करूं H2SO4 को, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसोसिएशन जिसमें बाइसल्फेट आयन बना, एंड देन सेकंड स्टेप ऑफ डिसोसिएशन, इसमें मैं सल्फेट आयन प्रोड्यूस कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है कहानी, इनकी Ka वैल्यूज पूछी जा सकती है। तो Ka1 तो वेरी लार्ज होगा भाई, बट Ka2 इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू Ka1, क्योंकि एक बार जब एनायनिक फॉर्म आ जाती है तो H+ रिलीज करना कंपैरेटिवली और टफ हो जाता है। तो Ka2 स्मॉल होता है Ka1 से, ये पॉइंट पूछा जाता है। वैल्यूज ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में तो गिवन है ऑलरेडी, पर तुम ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। तो जब मैं इसका बाइसल्फेट आयन बनाऊंगा तो इसका कोई बाइसल्फेट सॉल्ट बना के दिया जा सकता है, और इसका सल्फेट आयन तो कोई नॉर्मल सॉल्ट बना के दिया जा सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि भाई एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी की, तो भाई एसिडिक प्रॉपर्टी की क्या बात कर सकते हो। सबसे पहले तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बोली जा सकती है ना। ये रिएक्शन देखो, ये ऐसी रिएक्शन अपन बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 11 में भी देख चुके हैं, तुमने 10th में भी देखी होगी। सपोज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं मैं, यहाँ से मैं क्या फॉर्म कर सकता हूँ, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस तरीके की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। ग्रैनुलर जिंक ले सकते हैं, जिंक बहुत प्योर नहीं लिया जाता अगर तुम हाइड्रोजन बनाना चाहते हो तो। ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में। यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, मेटल और एसिड, मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज हो गई। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ एसिड लेना है अपने को डाइल्यूट। एक चीज ध्यान रखना, बहुत बढ़िया ट्रिक बताने जा रहा हूँ तुमको, ध्यान रखना कि जब तुमसे कहा जाए सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल से रिएक्ट करा रहे हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, और तुमको रिलीज करनी है हाइड्रोजन और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर मैं बोल रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड तो इससे तुम्हें मिल सकता है H+ और सल्फेट आयन। अब जरा ध्यान से देखो कि H+ अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो दैट कैन फॉर्म H2, मतलब ये क्या हो गया एक तरीके से रिड्यूस, तो ये कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क। सल्फेट आयन में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तुम इसको रिड्यूस कर सकते हो SO2 तक, +4 में आ गए, है ना। मतलब ये रिड्यूस हुआ तो ये भी किसकी तरह वर्क कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एसिड में खास करके सल्फ्यूरिक एसिड में तो तुम्हें H+ आयन कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों ही काम कर सकते हैं। कब किसको यूज करना है, तो जब डाइल्यूट एसिड की मैं बात करूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो ये यूज करना एज मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि जब अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो फिर मैं सल्फेट को एज मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूंगा। सपोज यहीं पे मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता तो फिर मैं सल्फेट एज मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता, जिसमें फिर मैं साथ में SO2 भी बनाता, जिंक सल्फेट के साथ SO2 बना सकते थे, क्योंकि फिर मैं सल्फेट को रिड्यूस करता और जिंक को ऑक्सीडाइज करता। यहाँ ध्यान रखना, हाइड्रोजन रिलीज करनी है देन यू हैव टू यूज सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन के साथ लिख सकते हो, तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उसके साथ रिएक्शन लिखी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, और क्या रिएक्शन लिख सकता हूँ मैं इसके साथ। सपोज अगर मैंने सॉल्ट की बात कर दी, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कैल्शियम फ्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड,
तो देखो यहाँ पे तुम कैल्शियम सल्फेट बना सकते हो और HF बना सकते हो। बाकी सिर्फ बैलेंस करने की बात है तो वो तो तुम कर सकते हो। तो देखो HF बनाने के मेथड कम मिलते हैं, तो ये एक मेथड तुम यूज कर सकते हो। अब इसमें और कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसी पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये रब कर दे रहा हूँ। देखो इस बी पॉइंट को अगर मैं आगे डिस्कस करूं, सपोज मैंने यहाँ पे NaCl लिख लिया, है ना, और यहाँ पे फिर से मैंने लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड, और इससे मैंने क्या फॉर्म कर दिया HCl प्लस NaHSO4 या Na2SO4 करके लिख देंगे तो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं रिएक्शन लिख रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट ध्यान देने वाला पॉइंट देखो ध्यान से, व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। अभी मैंने क्या बताया था, एक तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा लेस वोलेटाइल है, और उससे जो एसिड मिला वो इससे वीक है एंड मोर वोलेटाइल है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्प्लेस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड बन भी गया है यहाँ पे। और अपन ने लेस वोलेटाइल एसिड का यूज करके एक मोर वोलेटाइल प्रोडक्ट बना लिया। इसका यूज आगे चल के क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत मिलेगा। सपोज इसी की अगर मैं रिएक्शन की और बात करूं तो ये मैंने एक सेकेंड रिएक्शन बोल दी, ऐसे ही मैं एक थर्ड रिएक्शन की बात करूं अगर, तो जो अपन ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, क्या NaNO2 यूज किया था, सोडियम नाइट्राइड, और फिर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लिया, इससे मैंने क्या बना दिया, फिर से HNO2 और साथ में NaCl, फिर बैलेंस कर लिया ऐसे। फिर ऐसे ही मैंने फोर्थ रिएक्शन सपोज सोडियम नाइट्रेट ले लिया, नाइट्रिक एसिड भी बना सकता हूँ इनफैक्ट, क्योंकि नाइट्रिक एसिड भी सल्फ्यूरिक एसिड से तो वीक ही है। तो नाउ आई कैन फॉर्म नाइट्रिक एसिड प्लस Na2SO4। इस तरीके की रिएक्शंस मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या कर रहा हूँ मैं, लेस वोलेटाइल एसिड यूज करके, और यहाँ जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा वोलेटाइल है। इसी में देखो मैं ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसे यूज कर लूंगा, सोडियम एसिटेट ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया, इससे मैंने एसिटिक एसिड बना दिया। ऑक्सलेट लेके बना सकता हूँ, यहाँ पे एसिटेट यूज कर लिया और फिर बाद में वही Na2SO4 या कई बार NaHSO4 करके भी बना देते हैं। इस तरीके से रिएक्शन लिखी जा सकती है। तो एक यूज ये हो सकता है कि लेस वोलेटाइल एसिड को यूज करके मोर वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बना लिए गए। इसका यूज क्वालिटेटिव एनालिसिस में अपने को देखने को मिलेगा। जल्दी से आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो सिर्फ यहाँ पे नहीं आगे चल के भी देखने को मिलेंगी। इनका यूज अपन इजीली कर सकते हैं बहुत सी जगह पे। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है, पूरा याद रखना है अपने को, ये सब पॉइंट अच्छे से याद रखना, बार बार यूज होंगे ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसके आगे बात करूं किसी पॉइंट की, तो तुम क्या देख सकते हो कि नेक्स्ट पॉइंट में ये देखा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पर, ये तो बात हो गई अपनी कौन सी, जिसमें मैंने इसको मेटल की तरह यूज किया है, मेटल से रिएक्ट कराया है और इसकी एसिडिक रिएक्शन की बात करी है। और मैं कौन सी बात कर सकता हूँ साथ में, जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया था ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, वो बात मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताई कि जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूंगा तो आप ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर में सल्फेट को यूज करेंगे, और जब मैं डाइल्यूट की बात करूंगा तो मेनली H+ को यूज करेंगे। तो अब मैं सेकंड पॉइंट पे अगर आ रहा हूँ, सेकंड पॉइंट मेरा कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर वाला, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर मैं बात करूं तो उसकी बात अगर करी जाए तो देखो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पहले H2SO4
और उसको मैंने ब्रेक किया और इससे मैंने बना दिया H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो यही नेसेंट ऑक्सीजन और चीजों को क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने पहले कोई मेटल ले लिया, अब मेटल यहाँ पे लेना कौन सा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो इसके साथ हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। सपोज मैंने कॉपर ले लिया, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब यहाँ पे मैं बार बार बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड लिखना पड़ेगा, और इससे मैंने क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट प्लस H2O, और क्या बचेगा मेरे पास, SO2, ये बच जाएगा। इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको और कैसे एज्यूम कर सकते हो, इसको ब्रेक करके ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। ऑक्सीजन से कॉपर को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया कॉपर ऑक्साइड में, और कॉपर ऑक्साइड को फिर इससे रिएक्ट करके क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट। तो दो रिएक्शन अलग अलग लिख सकते हो, यहाँ कॉपर लिखो, उसको ऑक्सीडाइज करो, कॉपर ऑक्साइड, दोनों को बैलेंस करके ऐड कर दो, ये नेट रिएक्शन बन जाएगी। तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ कॉपर लिख सकते हो, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल में क्या यूज कर सकते हो, मर्क्यूरी यूज कर सकते हो, सिल्वर यूज कर सकते हो, गोल्ड और प्लेटिनम भी होते हैं, पर वो तो इतनी जल्दी एसिड्स में डिसॉल्व नहीं होते, इनफैक्ट नाइट्रिक में भी नहीं होते, इसीलिए एक्वारेजिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी की ऐसी मैं रिएक्शन लिख सकता हूँ। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ, है ना, नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो मैंने कार्बन ले लिया प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। कार्बन भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से ही रिएक्ट करा पाते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे क्या बना सकते हो, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बेसिकली किस फॉर्म में मिलेगा, H2O प्लस CO2, और बचेगा क्या, फिर वही SO2। इस तरीके की रिएक्शन वो भी ऐसे लिख सकते हो, ये बनाया, इसको ब्रेक किया, ये तीन चीजें बनाई, H2O, SO2 और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कार्बन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया, CO2, बचा क्या, H2O एंड SO2। इस तरीके से लिख सकते हो। फास्फोरस की रिएक्शन लिख सकते हो इस तरीके से, तो फास्फोरस को फास्फोरस के ऑक्साइड तक ले जाओ, P2O5, फिर वही बचा H2O प्लस SO2। इस तरीके से लिख सकते हो। P2O5 और H2O मिलके आपको H3PO4 भी लिखा मिल सकता है, भाई इस ऑक्साइड का ऑक्सो एसिड लिखा मिल सकता है। इस तरीके की रिएक्शन तो नॉन मेटल्स के साथ कर सकते हो। सल्फर ले लोगे, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर सकते हो SO3 तक, SO2 और फिर SO3 तक, SO3 और वाटर मिला के फिर से H2SO4 लिख सकते हो। इस तरीके की रिएक्शन लिखी मिल सकती है। तो ये एक तरीके की वैसी रिएक्शंस हैं जो अपनी कुछ रिलेटेड रिएक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो वो एक बार रिवाइज करना, फिर इसको देखना ध्यान से, तो कुछ रिलेशन भी मिल जाएगा और पढ़ भी लोगे। कंपैरेटिवली नाइट्रिक एसिड की बात करूँ तो दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है ना। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग, नाइट्रिक एसिड इज नॉट मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन सल्फ्यूरिक एसिड। ये कहना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड इज मोर ऑक्सीडाइजिंग देन सल्फ्यूरिक एसिड, है ना वो पॉइंट। स्ट्रॉन्गर एसिड की बात करूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एसिडिक में ये स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड इससे वीक है, पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में अपन ज्यादातर नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं यूज किया जा सकता, बट वी कैन सी सम ऑक्सीडाइजिंग नेचर लाइक दीज रिएक्शंस, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं किसकी, डिहाइड्रेटिंग नेचर। तो डिहाइड्रेटिंग नेचर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जो तुमको देखने को मिलेगा आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अच्छे से देखोगे उसको। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं कि डिहाइड्रेटिंग नेचर, तो देखो अगर सपोज मैंने यहाँ पे कोई हेक्सोस शुगर ले ली 6-एस्टल-O6 और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर दिया, तो इसका पूरा डिहाइड्रेशन करके इसमें जितना भी वाटर इसमें से रिमूव कर सकते थे कर दिया, और केवल बच गया क्या, कार्बन, चारिंग हो गई शुगर की। बाकी तो बैलेंस करने का खेल है भाई, 6 और ये 6H2O इधर से बन गया, इसने पूरा डिहाइड्रेशन कर दिया इसका। मैं सुक्रोज लिख सकता हूँ C12H22O11, उसका भी कंप्लीट डिहाइड्रेशन करके कार्बन बना सकता हूँ। इस तरीके की रिएक्शंस तुमको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, है ना। ऐसी रिएक्शंस अपने को देखने को मिलती हैं। और क्या मिल सकती है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत देखने को मिलती है। सपोज मैंने इथेनॉल ले लिया, CH3 CH2OH, और मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया 160 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे डिहाइड्रेट करो ये OH और ये H, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन, एलिमिनेशन की रिएक्शन, E1 टाइप ऑफ एलिमिनेशन, सब ऑर्गेनिक में आगे आएगा एलिमिनेशन में। अभी तुम OH और H रिमूव कर दो, सो यू कैन फॉर्म अल्कीन। इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलेगी। अभी इसी रिएक्शन में अगर मैंने यही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता लेकिन टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम रख दिया होता, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेके वाटर रिमूव कर दो, तो देन यू कैन फॉर्म ईथर। मतलब ऐसे ही 2 आमने सामने लिखो और वाटर रिमूव कर दो, तो उससे ईथर फॉर्म कर सकते हो, डाई इथाइल ईथर। तो ये सारी रिएक्शंस तुम्हें आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत देखने को मिलेंगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड के डिहाइड्रेटिंग नेचर का यूज आगे चल के अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे अच्छे से। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने को याद भी रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड के डिहाइड्रेटिंग नेचर का यूज। अच्छा, सपोज अगर इसी में आगे चल के मैं ऑक्जेलिक एसिड लिख देता, तो अपने आप ट्राई करो थोड़ा ऑक्जेलिक एसिड को कैसे कर सकते हो। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 है ना, इसको सोचो H2C2O4, और मैंने उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हिट किया, तब तुम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हो। ऑक्जेलिक एसिड को थोड़ा सा डिहाइड्रेट करके देखो, सोचो, इसमें से वाटर रिमूव कर दीजिए सिंपली। आप क्या बना सकते हैं, सोचिए अपने आप इसके डिहाइड्रेटिंग नेचर के बारे में। क्या बना सकते हो, अगर वाटर रिमूव कर दोगे तो बचेगा क्या ऑक्जेलिक एसिड से। तो H2O रिमूव कर दो, H2O, तो पहले लिख दिया मैंने H2O, और फिर क्या बन गया मेरे पास, क्या बच सकता है, CO एंड CO2 दोनों। ये वोलेटाइल प्रोडक्ट वाली रिएक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। ये ऑक्जेलिक एसिड है, इस तरीके की रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है ना। कई बार फॉर्मिक एसिड भी लिख के दिखा दिया जा सकता है, उससे वाटर रिमूव कर दोगे, HCO, H में से अगर H2 हटा दोगे तो CO बच जाएगी। इस तरीके के बहुत सी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये रिएक्शन हो गई कौन सी, डिहाइड्रेटिंग नेचर में। अच्छा, अब इसके बाद कुछ पॉइंट में नोट में लिखवा रहा हूँ जो आपको थोड़े से याद रखने हैं कि H2SO4 की और कुछ रिएक्शन जो ज़्यादातर देखने को मिलती हैं वो रिएक्शन, ठीक है। देखो, नंबर 4 के बजाय मैं एक डायरेक्ट नोट लिखवा दे रहा हूँ तुम लोगों को। सपोज मैंने H2SO4 लिया, फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिख दे रहा हूँ, OH। कई बार ये डबल बॉन्ड के बजाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शो कर दिया जाता है। अब सपोज अगर मैं इसकी PCl5 से रिएक्शन कराऊं, तो PCl5 क्या कर सकता है, OH रिप्लेस करके Cl ला सकता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हो, अपन ने पहले पढ़ा है। तो अगर इसमें दोनों OH रिप्लेस करके मैं Cl ले आऊं, तो ये क्या बन गया, SO2Cl2। इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, प्लस साथ में POCl3 प्लस HCl। इस तरीके से रिएक्शन लिखी जा सकती है। केवल एक OH रिप्लेस करके एक Cl लिख सकते हो, है ना। उस तरीके से भी रिएक्शन लिख सकते हो, मैंने दोनों रिप्लेस करके लिखा। ये रिएक्शन पूछी जा सकती है सल्फ्यूरिक एसिड के केस में। अच्छा, एक रिएक्शन और पूछते हैं खास करके जेई में, कि अगर मैंने यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट ले लिया KClO3, उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, तो यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है, क्लोरेट से पर क्लोरेट बन जाता है, यहाँ पर क्लोरिक एसिड, और ये ClO2 में इधर ऑक्सीडाइज हुआ, इधर रिड्यूस हुआ, और प्लस साथ में तुम क्या लिख सकते हो, SO2 प्लस H2। इस तरीके की रिएक्शन आपसे लिख के पूछी जा सकती है। ये 2-3 रिएक्शन है जो खास करके आपको देखने को मिलेंगी, है ना। इस तरीके की रिएक्शन लिख सकते हो। यहाँ पे KHSO4 लिखो, ज़्यादा बेटर है। वो पोटेशियम का वहाँ सॉल्ट यूज किया है, तो यहाँ पे उसको सॉल्ट फॉर्म यूज कर लिए। इस तरीके से लिखो। एक रिएक्शन और बहुत सी पूछी जाती है इसकी, कौन सी रिएक्शन बोल सकते हो, कौन सी, पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाली, K4FeCl6। ये खास करके जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने को मिलेगा
तब भी ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ तुम पोटेशियम का सल्फेट बना दो और आयरन का सल्फेट बना दो, अमोनियम नाइट्रोजन से अमोनियम का सल्फेट बना दो, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में ये 2-3 रिएक्शन मैं लास्ट में बता रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा याद रखना, थोड़ा इस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जा सकता है। टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का टेस्ट क्या कर सकते हो यूज, तो जिसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी यूज करी, उन सारी रिएक्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस किया SO2 तक, तो SO2 प्रिपेयर हो रही है। SO2 एक पंजेंट स्मेल गैस की तरह यूज कर सकते हो। SO2 की रिएक्शन वहाँ पे यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन की। SO2 को डाइक्रोमेट से रिएक्ट करा दिया, जिससे SO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगी और डाइक्रोमेट क्रोमिक ऑक्साइड तक रिड्यूस हो जाएगा, ग्रीन कलर कंपाउंड मिल सकता है। तो वो रिएक्शन यूज करी जा सकती है H2SO4 के टेस्ट में। और क्या यूज कर सकते हो, सपोज मैंने बेरियम क्लोराइड ले लिया, BaCl2 और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इससे तुम क्या बना सकते हो, एक तरीके से बेरियम सल्फेट बना सकते हो। बेरियम सल्फेट कैसा होता है, PPT के फॉर्म में होता है। तो ये वाली रिएक्शन एज ए टेस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं, एक बेटर रिएक्शन है इसके टेस्ट के लिए यूज करने के लिए। तो इतनी सारी रिएक्शन, तो सल्फ्यूरिक एसिड में मेन अपने को क्या याद रखना है, 3.1 इसका एसिडिक नेचर, जो कि सारे एसिड्स के केसेस में पढ़ते हो। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग, इट इज नॉट मच ऑक्सीडाइजिंग, पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है कंसंट्रेटेड मीडियम में इसकी। नाइट्रिक एसिड से कंपेयर करेंगे तो नाइट्रिक को ज्यादा बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग। फिर नेक्स्ट डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगी। फिर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं आ जाऊँ तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज याद करो, इतना तो पहले भी पढ़ चुके हो कि अपन बेंजीन के सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था। बेंजीन का सल्फोनेशन किया था सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके, उससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया था, है ना। जब नाइट्रेशन कर रहे थे तो नाइट्रेशन में भी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर लिया था, जिसको नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोला था। वहां भी सल्फ्यूरिक एसिड के यूज अपन ये सब देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एरोमेटिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत किया जाएगा। सल्फोनेशन के टाइम पे सल्फ्यूरिक एसिड या कई बार ओलियम लिख के भी दे देते हैं, जो ओलियम की बात अभी अपन ने थोड़ी देर पहले करी थी। वो सारे पॉइंट एरोमेटिक केमिस्ट्री में, जो कि अभी आगे भी पढ़ेंगे और ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मच इम्पोर्टेंट एसिड एंड आई थिंक यू विल लाइक दिस वीडियो। और अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में H2S की बात करेंगे और सोडियम थायोसल्फेट की बात करेंगे, इसकी कुछ रिएक्शंस की बात करेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।